अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली जो असाइनमेंट है वो ये है कि एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज अबाउट 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द सोलर कलेक्टर हैविंग एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर। आपको इन्होंने टाइम दे दिया है। ठीक है। और आपसे कहा गया है कि आपने जो है वो एनर्जी जो फॉल कर रही है ऑन अ सोलर कलेक्टर, वो आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखें, इसके लिए मैं सबसे पहले डेटा बना देता हूँ। डेटा के अंदर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो इक्वल है 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। जो एरिया है कलेक्टर का वो है 0.5 मीटर स्क्वायर। जो टाइम है वो कितना है, 4 आवर्स। टाइम है 4 आवर्स। तो जो एनर्जी है वो क्या होगी? तो देखें, एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे इंटेंसिटी का। और वो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो यहां से अगर मैंने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी। तो जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? तो आई जो है वो इंटेंसिटी है, और वो उन्होंने कितनी बताई है, 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 500। जो एरिया है वो कितना है, तो वो है 0.5 मीटर स्क्वायर। और टाइम कितना है? तो टाइम है 4 आवर्स। आवर्स को आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करके। आप ये तीनों मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आएगा। 3600 and then three more zeros. आप एक्सपोनेंट में मुझे कन्वर्ट करके बताएं कि 3.6 के आगे कितना एक्सपोनेंट लिख सकता हूँ मैं। 6 है 6। ठीक एक्सपोनेंट हो में। गया। 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स, ये इसका क्या है, आंसर है। इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी कलेक्ट होगी अगर इंटेंसिटी हो। फिर अगला है कि इंक्रीज इंटेंसिटी, कहते हैं इन मोस्ट इंटेंसिटी जो है ऑफ अ वेव ऑफ फैक्टर ऑफ 50। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है कितनी, 50, बट बाय व्हाट फैक्टर शुड द एम्पलीट्यूड बी इंक्रीज? तो एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज होगा ये आपसे बताना है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इस तरह से लिखूं कि I2/I1 इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरह से रेशो में लिख देते हैं। अब I2 जो है वो कह रहा है 50% इंक्रीज हुआ है इनिशियल के मुकाबले में। ये है I1। ठीक है, I1 के मुकाबले में कितना इंक्रीज हो गया, 50%। तो मैं लिख सकता हूँ 50I1 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर। तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 A1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि A2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50 टाइम्स A1। ठीक है। तो जो A2 है वो अंडर रूट 50 टाइम्स क्या है, A1 के बराबर है। ये आपके पास क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई। या इसको हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 50 का रूट क्या होता है? तो 50 का रूट होता है शायद 7 के करीब, 7.1 होगा, 7 टाइम्स A1। ठीक है ना। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 7 टाइम्स A1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, अ साउंड सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम, रिसीडिंग का मतलब दूर जा रहा, फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 22 मीटर पर सेकेंड एंड हैव फ्रीक्वेंसी 354 हर्ट्ज। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हेयर? यानी कि आपसे पूछा गया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बतानी है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है एफ। जो सोर्स ऑफ साउंड है वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 22, ये है वीओ। ठीक है। आपसे कहते हैं ये बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड अगर 332 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जब जो सोर्स है वो रिसीव करता है तो उसके लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो ये था, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन
V प्लस वी एस एफ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दें तो V आपके पास क्या है, तो वो है 332 डिवाइडेड बाय 332 प्लस वी एस कितना है 22, और ये है आपके पास F। तो F प्राइम इज इक्वल्स टू 332 प्लस 22। तो 332 प्लस 22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 344, सॉरी 364 हो जाएगा ना, 364। तो चलो इसे सॉल्व करके जरा देखें कितना आंसर आता है। फ्रीक्वेंसी है 354, ये 5 होगा, 354 होगा, सही है 350। जी 322.87। थ्री, मैंने जी एक मिनट मैं वो दोबारा चेंज कर चेक रही करें। हूँ। हाँ चेंज शेक करें। 332। हाँ 332 बिल्कुल सही है। 332 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हेयरेबल होगी किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद इट्स 500 हर्ट्ज हॉर्न साउंडिंग। You are standing at the edge, yeah, at the side of what frequency do you hear as the bus approaching you, receding from you, और स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ 340। अब ये नहीं, यानी आपने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है कि जब वो करीब आ रहा है और आपसे दूर जा रहा है, दोनों में आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट। अब रिसीडिंग वाला तो अभी हमने लिखा था, अप्रोचिंग वाला अगर लिखें तो देखें, अप्रोचिंग और रिसीडिंग। तो फर्स्ट पार्ट अप्रोचिंग और सेकंड पार्ट रिसीडिंग। रिसीडिंग तो दोनों के लिए जब फार्मूला लिखते हैं तो किस तरह से होगा, तो देखें अप्रोचिंग में फार्मूला हो जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस एफ। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, एफ प्राइम वी अपॉन, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस होगा। अप्रोचिंग में माइनस होता है और रिसीडिंग के अंदर प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा वी प्लस वी एस। ठीक है ना, अभी हमने इस चीज को ऊपर लिखा भाई। तो अब चले वैल्यूज को पुट करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340, तो यहाँ आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस, तो सोर्स की स्पीड है 20 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो उसने बताई है 500। तो इसे सॉल्व करें, दूसरी तरफ मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 20 और ये हो जाएगा 500। चलो बताएं। 531.25। 531.25 ऐसे ही आ रहा, जी 531.25 बिल्कुल सही है। और ये हो गया हर्ट्ज के अंदर। चलो दूसरा बताएं। 472.22। 472.22 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, चलो 9.3 पर आ जाए। कहता है टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर साउंडेड टुगेदर। तो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, साथ में प्ले किए जा रहा है। कहते हैं कि produces together to produce beats. Evaluate beat frequency of these two sound waves having frequency 750 hertz to 390 hertz. अब देखें इसके अंदर आपको इसने फ्रीक्वेंसी दे दी है दो, एक है 750 हर्ट्ज और एक है 390 हर्ट्ज। 390 हर्ट्ज। आपसे कहते हैं ये बताएं बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए F1 माइनस F2। तो इसे अगर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो देखें क्या होगा। एफ बी इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, तो ये आ जाएगा 750 माइनस 390 इज इक्वल्स टू, तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 380। चेक करें, 380 हर्ट्ज। जी ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.4। कहते हैं गिटार स्ट्रिंग, a guitar string is guitar string with a length of 80 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है। इस प्लग द स्पीड ऑफ वेव इन string is 400 meter per second. Calculate the frequency of the first, second and third harmonic.
आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक की। तो देखिए स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कि अगर मैं यहाँ पर लेंथ और जो वेलोसिटी है वो जानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो फार्मूला होता है v/2l। तो v कितना है, तो v की वैल्यू है 400, यहाँ आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2। l कितना है, तो वो है 0.8, 80 सेंटीमीटर है ना, 0.8 लिख देंगे। इसी तरह सेकंड, ये आ जाएगा 2f1, जो पहला आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले पहला वाला कैलकुलेट कर लें, और f3 क्या होगा, 3f1। जी फर्स्ट क्या है, 250। 250, बिल्कुल सही है, ये है 250 हर्ट्ज। और f2 कितना आ जाएगा, 500। और f3 कितना आ जाएगा, 750। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते जाए, तीनों जी। फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाए। चले असाइनमेंट में कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक is 587 hertz, is sounded out by a vibrating guitar string. The speed of the wave is 600 मीटर पर सेकंड. Find the length of the string. अब इस केस के अंदर आपको कह रहा है कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v/2l। अब अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला बन जाएगा v/2f1। तो v की वैल्यू क्या है, तो वो है 600 डिवाइडेड बाय f1 क्या है, तो वो है 587। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें। 0.511। 0.511, बिल्कुल ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, करेक्ट आंसर। चलो एग्जांपल 9.5 में कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर का डेटा लिखते हैं, क्योंकि इसमें बाकी चीजें भी गिवन है। तो आपको इनिशियली इंटेंसिटी गिवन है और वो कितनी है, 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर। is incident on pair of polarization. The first polarized filter has its transmission axis at 50 degree from the vertical. तो जो पहला जो एक्सिस है उसका एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो हम फर्स्ट पोलराइजिंग एंगल को कह देते हैं θ1 50 डिग्री है, एंड θ2 20 डिग्री है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड जो है वो 1 के लिए आपने कैलकुलेट करनी है और 2 के लिए कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। तो देखिए जो फर्स्ट पोलराइजिंग एंगल होगा, इंटेंसिटी जो वो फर्स्ट पोलराइजर से निकलेगी, तो वो कितनी होगी, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो आपके पास हो जाएगी हाफ। तो उसे मैं लिखूंगा किस तरह से, कि I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो आई नॉट की वैल्यू क्या है, तो वो है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पहली वाली हो गई हाफ। अब सेकंड पोलराइजर फिल्टर से जब ये इमिट आउट होगा, कहते हैं नाउ वी कैलकुलेट intensity of light when it emerges from second polarized filter, as it when emerges from the first polarized filter the light is linearly polarized at 50 degree. तो जो एंगल होगा बिटवीन दिस लाइट और ट्रांसमिशन एक्सेस सेकंड पोलराइज्ड फिल्टर वो कितना होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 50 माइनस 20, तो एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान का एंगल है। ठीक है ना, तो वो कितना है, 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। I2 इज इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो I1 कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 किसके बराबर होता है, तो वो होता है 0.866। तो I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 0.866 स्क्वायर। चलो सॉल्व करें, बताएं इंटेंसिटी क्या देगी, पहले स्क्वायर भी लेना। 5.99। 5.99, इसे 6 लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास होगी इंटेंसिटी जब वो पोलराइजर से पास होगा। फिर कहते हैं व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन of polarized light and the axis of polarized filter to reduce the intensity by 90%. Final intensity after passing through polarized is 90% less than the original intensity. इसका मतलब ये है कि जब वो पास होता है इंटेंसिटी 90% कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ I is equals to I नॉट
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है वो किसके बराबर होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं ये है 0.1 टाइम्स आई नॉट, क्योंकि उसने कहा है ना कि 90% लॉस हो गई तो बची कितनी 10%। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10% को क्या लिखेंगे, 10% इज इक्वल्स टू 0.1%। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज है। आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 0.1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर आप रूट ले लो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और थीटा चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.1। तो कॉस इनवर्स 0.1 किसके बराबर होता है जरा देख लें, और ये अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में। जी 71.56। 71.56 बिल्कुल ठीक है, 56 डिग्री। ठीक है जी, चलो इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं जरा। एमसीक्यूज में कहते हैं ऑन डबलिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय। देखिए हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ क्या होता है रिलेशन। वो कहता है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी 4 टाइम्स। ये ऑप्शन है 4 टाइम्स। फिर कहते हैं टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर आर सुपर इम्पोज विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सच दैट दे आर इन फेज, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखिए 0.5 को डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 मीटर। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो गया 1 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिफरिंग बाय मोर देन 10 हर्ट्ज रीच अवर ईयर साइमल्टेनियसली। तो कहते हैं कि अगर दो साउंड वेव्स हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंसीज में 10 हर्ट्ज का डिफरेंस हो तो वो सुनने में किस तरह लगेंगी। तो वो कहते हैं कि इसमें ये होगा कि बीट्स तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अगर वो डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो ह्यूमन को सुनाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बीट्स आर प्रोड्यूस बट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन। फिर कहते हैं a car has two horn, one is emitting a frequency of 199 hertz and the other is emitting a frequency of 203 hertz, what beat frequency do they produce। तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस करेंगे। तो देखें इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें। 203 माइनस 199, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 4 हर्ट्ज। तो इसका मतलब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी बीट फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी 4 हर्ट्ज। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर हायर हार्मोनिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 150। अब 150 आपके पास है फंडामेंटल, हायर फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। तो देखें हम जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो इस तरह निकालते हैं, एफ एन इज इक्वल्स टू एन एफ वन। तो एन को अगर एफ वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो 300 और 600 ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये एफ वन 150 हर्ट्ज के जरिए ही क्या हुई है बनी है, क्योंकि 200 बन नहीं सकती 150 से, और इसी तरह 500 है वो भी नहीं बन सकती। तो ये आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसी के अंदर आप अगर आप देखें 2 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूँ 300 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 600 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द फंडामेंटल वेवलेंथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश ऑन अ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 मीटर फिक्स एट बोथ एंड्स। तो वेवलेंथ क्या होगी, तो देखिए nth वेवलेंथ का फार्मूला होता है 2l अपॉन n, ये है स्ट्रिंग के लिए। अब उसने कहा है कि थर्ड हार्मोनिक के लिए हमने बताना है और लेंथ है 3, तो ये हो गया 3, और थर्ड हार्मोनिक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है 2 मीटर। फिर कहते हैं अ नोड इज पॉइंट लोकेटेड along the medium where there is always, तो नोड पर हमेशा क्या होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट है जीरो डिस्प्लेसमेंट। which phenomena is produced when two or more waves are passing simultaneously through the same medium meet up with one and another। तो आप जानते हैं कि इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस। फिर कहते हैं a standing wave is formed when waves of frequency 256 hertz, the speed of a wave is 128 meter per second, the distance between node and nodes must be। तो कंसेक्यूटिव नोड का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं, किसके बराबर होता है v अपॉन एफ के। v की वैल्यू कितनी है 128, एफ है 256, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर आप देख लें करेक्ट ऑप्शन है 0.5 मीटर।
फिर क्वेश्चन नंबर 10, an air column that is closed at one end is used to determine the speed of sound. The frequency of the tuning fork used is 329 hertz. The length of the shortest air column producing the resonance is 25 centimeter. The speed of sound must be. तो अब यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ऐसा सिस्टम है जो कि क्लोज्ड है वन एंड से, ठीक है ना, इस तरह का पाइप है जो कि एक एंड से क्या है, क्लोज्ड है। अब जब एक एंड से क्लोज्ड है तो वो कहता है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 329.6 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग द रेजोनेंस इज 25 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ साउंड मस्ट बी। तो आपने बताना स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो देखिए ये जो क्लोज पाइप सिस्टम होता है वन एंड क्लोज, उसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L। और यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है V को। तो अगर V कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4LF। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू 4, तो L कितना होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25। ठीक है, 0.25। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो 329.6। 329.6 इसको मल्टीप्लाई कर ले, देखें क्या आंसर आता है। 329.6. 329.6 यानी कि 330 हो जाएगा। और 330 को हम ये भी लिख सकते हैं 3.3 एक्सपोनेंट टू। तो आपका जो एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो क्या है, इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आ जाए। द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑब्जर्व थ्रू पोलराइजर। तो आप जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है जब पोलराइजर से पास होती है लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसका है, क्वेश्चन नंबर 11 का, डिक्रीज। चलिए अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कहते हैं two identical waves undergo pure constructive interference. Is the resultant intensity twice that of individual wave? Explain your answer. कहते हैं दो आइडेंटिकल वेव्स हैं और वो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो क्या रिजल्टेंट की इंटेंसिटी ट्वाइस हो जाती है इंडिविजुअल वेव्स के मुकाबले में। एक्सप्लेन करें। तो आंसर है नो, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट द ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। रीजन क्या है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट वेव का वो डबल हो जाता है। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो वहां पर उन्होंने पूछा था क्या इंटेंसिटी ट्वाइस हो जाएगी, तो आंसर है इंटेंसिटी ट्वाइस नहीं, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं सर्कुलर वाटर वेव्स decreases in amplitude as they move away from a rock is dropped. Explain why. जब आप सर्कुलर वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वाटर में, तो वो कहते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है उसका डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे वो मूव करती है अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जहां पर आपने रॉक को ड्रॉप किया होता है वहां से दूर जाती है। इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है, इसलिए इसलिए होता है कि विस्कोसिटी जो होती है वो रिड्यूस कर जाती है, या विस्कोसिटी की वजह से फ्लूइड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें एनर्जी कम होती जाती है। तो व्हेन अ रॉक इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेटिंग वाटर वेव्स। तो पहली तो ये बात हो गई कि वाटर वेव्स बनती कैसे हैं। फिर कहते हैं एज दीज वेव्स एक्सपेंड their area increases causing the energy per unit area to decreases। तो अब देखें जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द एनर्जी इन द वेव इज लॉस्ट ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, therefore amplitude of wave decreases due to decrease in energy per unit area। ठीक है, तो उन्होंने अब रीजन आपको बता दिया, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ वेव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो अब क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस जो एनर्जी पर यूनिट एरिया है इसकी वजह से ये डिक्रीज हो रहा है। फिर कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखें सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट with the same phase, then they reinforce each other। Destructive क्या है, when two waves meet at a point out of phase, then they cancel the effect of each other। Phase difference क्या है, phase difference between two waves is 2 pi r।
सॉरी 2m पाई, जबकि जो फेज डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो किसके बराबर होता है, 2m+1 पाई पाई के बराबर होता है। ये आपके पास क्या है, फेज डिफरेंस है। फिर आ जाए एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बढ़ता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कम होता है। फिर पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m+½ लैम्डा है। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। तो ये सब चीजें हम लेक्चर में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो हमने दोबारा से इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, गिव टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो दो फैक्टर और बताएं जिस पर ये डिपेंड करता है। आप देखें, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला ये होता है। अब इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है कि एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है और एक है मास पर यूनिट लेंथ। अब ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो वो इस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल m बराबर है कैपिटल M पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो दो फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स टेंशन और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√रूट टाइम्स m। ये दो आपके पास फ्रीक्वेंसी के क्या होंगे, रिलेशन होंगे। फिर कहते हैं द पिच ऑफ साउंड इमिटेड बाय द सायरन ऑफ अ मूविंग fire engine appears to change as it passes a stationary observer. Name this phenomena. Will the crew in the fire engine notice this phenomena? Give a reason for your answer. Give an application of this phenomena. तो आपने इसका फिनोमेना की एप्लीकेशन बतानी है, नेम बताना है और आपको ये भी बताना है कि क्या उस क्रू को ये फिनोमेना नोटिसेबल होगा, और आपने जो है वो अपने आंसर देना है और इसकी एप्लीकेशन भी बतानी है इस फिनोमेना की। तो देखें, इसमें पहला जो आंसर है कि फिनोमेना कहते हैं, ये फिनोमेना है डॉपलर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, जिसे हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा, विल द क्रू इन द फायर इंजन नोटिस दिस फिनोमेना, तो उसका ऑप्शन है नो। क्यों? द क्रू इन द फायर इंजन विल नॉट नोटिस दिस फिनोमेना बिकॉज द डॉपलर इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर। अब क्योंकि यहाँ पर crew is moving with the fire engine, there is no relative motion between them and siren। तो यहाँ पर उन्हें क्यों नहीं ये फील होगा, क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। अब ये रिलेटिव मोशन तो है नहीं, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसके अंदर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा और उनमें ऑब्जर्व भी नहीं होगा। थर्ड, एप्लीकेशन बताएं। एप्लीकेशन बहुत सारी है, उनमें से एक है रडार। वन एप्लीकेशन इज रडार स्पीड ट्रैप्स टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। The radar speed traps emit a radio waves bouncing off the moving vehicle. The change in frequency of reflected wave is used to calculate the vehicle's speed। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो व्हीकल्स की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है, और ये आपके पास एक एप्लीकेशन है किसकी, डॉपलर इफेक्ट। फिर कहते हैं क्वेश्चन में, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट साउंड डज नॉट चेंज। कहते हैं अगर सोर्स ऑफ साउंड जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं चेंज करनी तो किस तरह उसे मूव करना चाहिए। तो देखिए, इसका केस ये होता है कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो उसके दरमियान में कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी। तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। तो पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा, व्हेन वन ऑफ देम इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, a sounding source at the center with an observer moving in a circular path और vice versa। यानी कि सेम दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखें तो जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं है, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होगा सोर्स और ऑब्जर्वर का तो वहां पर कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर कोई अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। फिर कहते हैं, कैन साउंड वेव बी पोलराइज, क्या साउंड वेव पोलराइज हो सकती है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उन्हें हम पोलराइज नहीं कर सकते। साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। तो कहते हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। In space, a polarized wave vibrates in single plane. In longitudinal sound wave, the particle of medium vibrate parallel to the direction of their motion. Since there is no component of sound wave oscillation that is perpendicular to its motion, sound waves cannot be polarized. Polarization is the property associated with transverse wave। तो जो polarization है वो property है जो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड होती है, ट्रांसफर वेव्स के साथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ये नहीं पोलराइजेशन होती। फिर कहते हैं, सपोज दैट द लाइट पासेस थ्रू द टू पोलराइड फिल्टर्स वेयर पोलराइजेशन एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो कहते हैं कि जो लाइट वेव होती है जब दो पोलराइडर से पास हो और वो पोलराइडर जो है वो आपस में पैरेलल हो तो रिजल्ट क्या आएगा।
तो polarized light will be obtained whose vibration will be confined to a single plane. Polarizer is a material which confines the vibration in a single plane. When unpolarized light passes through a single polarized filter, its intensity reduces and the transmitted light becomes polarized along the filter's axis. Now, after first filter polarized light, suppose E will act as a source for secondary filter. If this polarized light then passes through a second polarized filter with the same polarization axis, the light will pass through without any further loss in intensity. यानी कि अगर दो पोलराइजर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल पोलराइजर से निकलने वाली जो लाइट है वो सेकंड पोलराइजर के लिए सोर्स का काम करेगी। फिर जब वो सेकंड पोलराइजर से पास होगी और वो पैरेलल है तो इसके अंदर कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं आएगा, और क्योंकि वो पहले से सिंगल प्लेन के अंदर हो चुकी है कंफाइंड, तो वो दूसरे पोलराइजर में से इजीली क्या करेगी, पास कर जाएगी। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव जो ये आपके पास एक हम कहते हैं कि ग्रेविटी की जो वेव्स होती हैं उनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव इज अ स्ट्रेच और कंप्रेस ऑफ स्पेस एंड कैन बी फाउंड बाय measuring the change in length between two objects. There are ripples created in space-time when a star explodes asymmetrically, when two big stars orbit each other, when two black holes orbit each other and merge. तो ये एक फॉर्मेटिव टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव का जो कि आपकी बुक के अंदर है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था ये ग्रेविटेशनल वेव की एग्जांपल दें। तो जब कोई एक स्टार एक्सप्लोड करता है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव बनती है। जब दो बिग स्टार्स जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव बनती है, और जब ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ तो भी जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द 3 पेयर ऑफ सन ग्लासेस बिलो। Which pair of the glasses is capable of eliminating the glare resulting from sunlight reflecting off the calm water of a lake? Explain your option. Polarization axes are shown by the। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, ए ऑप्शन जो है उसके अंदर वर्टिकल लाइंस है, बी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल है, और सी के अंदर एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो अब इसमें से सबसे ज्यादा सुइटेबल कौन होगा ग्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए? तो पेयर ऑफ ए ग्लासेस आर मोस्ट सुइटेबल टू रिड्यूस ग्लेयर। रीजन क्या है? पोलराइजेशन। द ग्लेयर इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट अलाइंड पैरेलल टू द वाटर सरफेस। To block such plane polarized light, a filter with a vertically aligned polarization axis must be used. Glasses A with vertical line is most suitable to reduce glare from sunlight reflecting off the calm water of a lake. तो वो कहते हैं क्योंकि ये जो प्लेन पोलराइज होती है इनको ब्लॉक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वर्टिकली अलाइन जो पोलराइजेशन होती है वो यूज की जाती है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो सुइटेबल है वो कौन सा है? वो आपके पास ए ऑप्शन है जिसमें ग्लेयर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा पोलराइजेशन के जरिए। तो ये आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कैलकुलेटर्स निकाल लें साथ में। चले जी, तो पहला क्वेश्चन है कि अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, एक साउंड इंटेंसिटी 1.5 एक्सपोनेंट 2 watt per meter square is produced by the rectangular head of a metallic imaging device measuring 3 by 5 centimeter. What is its power? तो आपने बताना है कि उसकी पावर आउटपुट जो है वो क्या होगी। तो देखिए इससे पहले सबसे पहले अगर हम इसकी इंटेंसिटी डेटा लिख लें इसके अंदर तो फिर हमें इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? वो है जी 1.5 एक्सपोनेंट 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसकी मेडिकल जो एरिया है वो कितना है, 3 to 5 सेंटीमीटर। तो एरिया को हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर पे स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 15 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका एरिया हो। आपसे कहते हैं ये बताएं पावर आउटपुट क्या होगी। अब देखिए पावर का जो फार्मूला होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी बराबर होती है पावर अपॉन एरिया के, पावर ओवर एरिया। अब अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है तो आप एरिया को इंटेंसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। तो P इज इक्वल्स टू, अब यहां पर अगर एरिया की बात करें तो कितना, 15 एक्सपोनेंट -4, 15 एक्सपोनेंट -4
और जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, तो वह है 1.5 एक्सपोनेंट 2। चलो मल्टीप्लाई करें जरा से। 0.225। 0.225 बिल्कुल सही है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट वॉट। ये आपका ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। टू ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसीज 440 हर्ट्ज एंड 437 हर्ट्ज, हाउ मेनी बीट्स विल बी हेयर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स। तो आपने बताना है कितनी बीट सुनेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ, तो 10 सेकेंड्स के बाद। अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ कि फ्रीक्वेंसीज लिख देता हूँ। लेट से ये है F1 और ये है F2, ठीक है। हाउ मेनी बीट्स यानी कि FB आपने कैलकुलेट करना है, कितनी देर बाद, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ बीट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो बीट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है F1 माइनस F2। तो यहाँ पर F1 माइनस F2, 440 माइनस 437, 440 माइनस 437, तो ये कितना आ जाएगा, 3 हर्ट्ज। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 3 हर्ट्ज। अब अगर आपने फाइंड आउट करना है कि 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड्स या आफ्टर 10 सेकंड्स कितनी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, अगर 1 सेकंड के अंदर 3 है तो 10 सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएगी, तो हम 10 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, 30 हर्ट्ज। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सपोज दैट a string is 1.2 meter long and vibrates in first, second, and third harmonic standing wave pattern. Determine the wavelength of the wave for each of the three patterns. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका डेटा क्या होगा। डेटा में लेंथ है 1.2 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन है वो कितनी है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्या है, तो ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेशनरी वेव की इक्वेशंस को यूज करेंगे, और वो इक्वेशन थी स्ट्रेच स्ट्रिंग में 2L/n। ऑर्डर ऑफ जो मॉड ऑफ आपके पास है, मॉड जो होते हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें तो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो फर्स्ट मॉड के लिए अगर हम ये देखें, फर्स्ट मॉड, तो फर्स्ट मॉड में n इज इक्वल्स टू होता है 1। अब n इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर लैम्डा n बराबर हो जाएगा 2L/n के। लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2L/1, और 2 लेंथ कितनी है, 1.2, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो पहला आंसर क्या आ गया, 2.4 मीटर। ये लेंथ है मीटर के अंदर। चलो अब आ जाते हैं सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन पर। 2.4 मीटर सेकंड मॉड में n इज इक्वल्स टू 2। लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2L/n। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2L/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 मीटर। फिर थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मॉड n इज इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2L/n। तो लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 2L/3। 2L 1.2 डिवाइडेड बाई 3। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 0.8। देखें जरा। ठीक है जी, जी। ठीक है।
तो ये इसके अंदर जो है वो थ्री मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में कहते हैं कि a string is 6 meter long and is vibrating at the third harmonic. The string vibrates up and down with 45 complete vibration cycles in 10 seconds. Determine the frequency, period, wavelength and speed of this wave. अब देखें इसके अंदर क्या क्या है कि डेटा अगर हम लिखें तो जो लेंथ है 6 मीटर है, ठीक है। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 10 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 10 सेकेंड कितनी है 45 फॉर 10 सेकेंड। अच्छा, अब ये तो है 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद अगर मुझे 1 सेकंड के लिए निकालना है तो वो फिर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लूंगा टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टाइम से। आपसे कहा है ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर टाइम पीरियड क्या होगा, फिर वेवलेंथ क्या होगी, फिर स्पीड ऑफ वेव क्या होगी। ये सब चीजें क्या करनी है कैलकुलेट। तो वन बाय वन सबको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं 45 और टाइम कितना है 10, तो ये आ जाएगा 4.5 हर्ट्ज। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 10 4.5 हर्ट्ज। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल के। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो है 4.5। 1 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना हो जाएगा 0.22 सेकेंड। फिर आ जाए थर्ड। तो थर्ड पे लैम्डा एन इज इक्वल्स टू 2L/n। तो यहाँ पर n जो है वो कितना है, तो उन्होंने कहा थर्ड हार्मोनिक के लिए 2L की वैल्यू है 6, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर। 3 × 2 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। और फोर्थ वन जो है उसमें क्या है स्पीड v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा या लैम्डा एफ। लैम्डा की वैल्यू है 4, फ्रीक्वेंसी है 4.5। तो 4 × 4 क्या होता है 16 और 4 × 5 20। तो ये तकरीबन 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड रेजोनेट्स एट द सेकंड मैक्सिमा और द सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 1024 हर्ट्ज। द एयर टेम्परेचर इज 18.6 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम आपके सामने है। सेकंड हार्मोनिक है, 3 फोल्ड लैम्डा जो है अब वो इसके अंदर बन रहा है क्योंकि एक नोट से नोट है और एक नोट से एंटी नोट है। अब डायग्राम को देख लें अगर आप, तो कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न। ये आपको डायग्राम बनाने के दे दी गई है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न होगा इनसाइड द कॉलम। सेकंड पार्ट में, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए सेकंड पार्ट। तो उसने कहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड अपने कैलकुलेट करनी है एयर में। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 प्लस 0.61 और टी डिग्री सेल्सियस। तो टी डिग्री सेल्सियस की जगह मैं क्या लिखूंगा, उन्होंने कहा है कि जो टेम्परेचर है वो 18.6 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वी नॉट कितना आ जाएगा 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 18.6। चले जरा सॉल्व करके बताएं स्पीड क्या आ जाएगी इसमें। 343.346। 343.346 मीटर जी। पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गई इसकी स्पीड। चलो स्पीड आप कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। तो अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होता है v/f के। तो यहाँ पर v क्या है, तो वो है 343 डिवाइडेड बाय 1024 फ्रीक्वेंसी है। डिवाइड करके देखें क्या आंसर आएगा। 0.334। 0.334 बिल्कुल सही है। 334 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आ जाए डी पार्ट, और उसके अंदर क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है एयर कॉलम की, क्या होगी। तो देखें, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कि जो यहाँ पर लेंथ है वो है 3 λ/4, ठीक है ना। एल के अंदर कितने लैम्डा है, 3 λ/4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने एल कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, 3 लैम्डा की जगह क्या देगा, 0.334 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है। 0.2505। 0.2505 मीटर, ये इसकी क्या है, लेंथ हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहते हैं सपोज दैट a train that has a 150 hertz horn is moving at 35 meter per second in air, still air on a day when a speed of sound is 340 meter per second. What frequencies are observed as a stationary person at the side of the track as the train approaches? दूसरे में आफ्टर इट passes, तीसरे में what frequency is observed by the train's engineer traveling on the train? अब देखें, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहले जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डेटा में लिख देते हैं। वो है 150 हर्ट्ज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज। जो सोर्स की स्पीड है वो क्या है, वी एस, 35 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो वो है 340 मीटर पर सेकंड। अब फर्स्ट पार्ट कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन साउंडिंग सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सेकंड पार्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और थर्ड पार्ट के अंदर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को। और बल्कि उसके अंदर आपने सिर्फ यही बताना है कि वो फील करेगा या नहीं करेगा, ये चीज। तो कैलकुलेशन सिर्फ दो के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ से ये बताना है कि उसे फील होगी या नहीं होगी, यानी डॉपलर इफेक्ट वहां होगा या नहीं। तो देखें, इसमें सबसे पहले अगर मैं लिखूं सोल्यूशन में, तो एफ प्राइम क्या है, तो एफ प्राइम को मैं लिखूंगा, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस, और ये आपके पास हो जाएगा एफ ओरिजिनल, ठीक है। तो जो केस है कि ट्रेन अप्रोच कर रही है, तो अप्रोच करने के लिए फार्मूला यूज होता है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, वो है 35 मीटर पर सेकंड। तो और फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज। चलो इसे सॉल्व करने बताएं, एफ प्राइम क्या आएगा। 167.21। 167.21 हर्ट्ज। चले वी की वैल्यू जो है वो अगेन, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें 340 अगेन डिवाइडेड बाय 340 प्लस वी एस कितना है, तो वो है 35, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 150। सॉल्व करने से 136। 136 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। तो आप देखें कि ये जब अप्रोच कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी है, और जब रिसीड कर रहा था तो ये फ्रीक्वेंसी है, थर्ड पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि क्या ट्रेन इंजीनियर्स जो होंगे वो फील करेंगे, तो देखिए उसके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उनको कोई डॉपलर इफेक्ट फील नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसी में मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सिंस देयर इज नो रिलेटिव रिलेटिव मोशन, तो दे फील नो इफेक्ट, दे फील नो इफेक्ट, ठीक है। अगर रिलेटिव मोशन होता तो वहां डॉपलर इफेक्ट होता, तो तब उनको फील होता है, या अपरेंट ट्रेन में फ्रीक्वेंसी आती, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू एन अनदर पोलराइजर whose एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखें यहाँ पर उन्होंने आपको एंगल दे दिया एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर का, और वो कितना है 60 डिग्री, तो थीटा है 60 डिग्री। With the axis of polarized filter, what is the intensity of transmitted polarized light from second polarizer? तो आपने क्या करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आ जाए, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला लिखते हैं मेलस लॉ, I इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट, तो आई नॉट एज इट इज है, कॉस स्क्वायर थीटा तो वो है कॉस 60 और स्क्वायर, I इज इक्वल टू आई नॉट, कॉस स्क्वायर होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये है इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। तो मेलस लॉ से रिलेटेड बड़े आसान आसान से क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर जाकर हो जाता है क्लोज। टेस्ट में जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।